नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है जियोपॉलिटिक्स के अंदर में कि जब बुरा वक्त आता है तो आप शहर की ओर भागते हैं। अब वही हाल यूएस का होने लगा है। यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने एक बड़ी शॉकिंग सी इंफॉर्मेशन रिवील करी है। हम सबको पता है दैट यूएस ने अभी रिसेंटली 17 बिलियन डॉलर्स के फंड्स जो हैं वो इसराइल को दिया है। और ये 17 बिलियन डॉलर्स के जो फंड्स इसराइल को दिए गए हैं, तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने ये बोला कि अब इन सारे पैसों को इसराइल जो है वो अपना लास्ट ऑफेंसिव है जो राफा के अंदर में, जहां पर बताया जा रहा है कि हमास की सारी लीडरशिप वहीं पर रुकी हुई है, वहां पर यूज करेगा पूरी तरीके से। अब यूएस ने अभी रिसेंटली यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट के एक ऑफिशियल ने रिवील किया कि हमारा जो शिपमेंट जाने वाला था इसराइल के पास में, उस शिपमेंट को हमने रोक दिया है। तो फिर सवाल हुआ कि भाई आपने क्यों रोका, अभी तो आपने 17 बिलियन का फंड दिया उनको। तो उन्होंने कहा नहीं, वो फंड तो बिल्कुल अलग है। ये जो शिपमेंट हम डिफेंस शिपमेंट्स भेजते हैं इसराइल को, हर वीक हर मंथ में भेजा जाता है, उसको हमने रोक दिया बिकॉज हमें लगता है कि जो बॉम्ब का शिपमेंट इसराइल के पास पहुंचेगा ये उसको राफा के अंदर में यूज कर सकता है। और हमने इसराइल से रिक्वेस्ट भी करी है कि भाई आप राफा के अंदर में किसी भी तरीके का कोई ग्राउंड ऑफेंसिव मत लॉन्च करो, किसी भी तरीके की एयर स्ट्राइक अभी मत करो जब तक ये पीस टॉक्स चल रहे हैं। अब हुआ क्या है, बेसिकली हुआ ये है कि इसराइल का एक डेलीगेशन और हमास का एक डेलीगेशन, आप सबको पता है कि वो कायरो में मिले हैं, और इजिप्ट और कतर के डेलीगेशन भी वहां पर हैं, जो पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से सीज फायर डील पर साइन हो जाए और अभी फिलहाल में ये कॉन्फ्लिक्ट रुक जाए। जैसे यथा स्थिति है वैसी ही रहे फिलहाल, कम से कम लोगों की जो जान है जा रही हैं वो नहीं जाएंगी, सिविलियंस इंटैक्ट रहेंगे, सिविलियंस बचे रहेंगे। ऐसी कोशिश है, उसमें यूएस भी शामिल है। यूएस बार बार कह रहा है कि हम तो इसराइल को समझा रहे हैं कि आप कोई भी ग्राउंड ऑफेंसिव मत लॉन्च करो। अब हुआ क्या कि जैसे ये सीज फायर डील रखी गई तो हमास की लीडरशिप ने इस सीज फायर डील को तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम आपकी सारी शर्तें मानने को तैयार हैं, आपको जो हॉस्टेजेस चाहिए हम उनको रिलीज करने को भी तैयार हैं। बट यहां पर इसराइल की तरफ से पेच फंस गया। इसराइल ने उस सीज फायर डील को मानने से मना कर दिया। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? रीजन सिंपली उसने लगाया इसमें कि हमारे बहुत सारे लोग इसमें मारे गए, और जो इन्होंने हॉस्टेजेस पकड़े हैं उसमें से कई सारे हॉस्टेजेस की डिटेल्स इन्होंने नहीं दी है। वो हमारे आईडीएफ फोर्सेस के जवान हैं, हम चाहते हैं कि उनको भी रिलीज किया जाए, लेकिन उनकी डिटेल्स इस पूरे लिस्ट में है नहीं। एक्चुअली क्या हुआ था कि हमास का डेलीगेशन एक लिस्ट लेके गया था हॉस्टेजेस की, और एक वीडियो भी बना करके ले गया था कि भाई 250 के करीब, 252 एग्जैक्ट नंबर हॉस्टेजेस हमारे पास हैं, और ये हॉस्टेजेस हम छोड़ने को तैयार हैं। बट इसराइल का कहना है कि नहीं, इनके पास ज़्यादा हॉस्टेजेस हैं, और कुछ हॉस्टेजेस जो है वो हमारे इंटेलिजेंस, वो हमारे आईडीएफ फोर्सेस के जवान हैं, उनके पास बहुत सारी इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन हैं। तो हम नहीं चाहते वो इन्फॉर्मेशन बाहर जाएं, इसलिए आईडीएफ के उन सोल्जर्स को भी छोड़ा जाए। आईडीएफ मतलब इजरायली डिफेंस फोर्सेस, और इसीलिए पूरा मामला फंस गया। अब ये कहने वाली बात है, ये पूरी दुनिया को पता है कि कितने हॉस्टेजेस हमास के पास हैं और कितने हॉस्टेजेस इसराइल के पास हैं। ये बात यूएस को भी पता है, सबको पता है। तो आखिर इसराइल ने पूरे सीज फायर डील पर रोक लगाई क्यों? क्यों वो नहीं चाहता कि सीज फायर साइन हो? एक्चुअली इसराइल की बात नहीं है यहाँ पर, इसराइल को आप एक साइड में रखो। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की बात हो रही है। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू एक्चुअल में नहीं चाहते कि ये पूरा वॉर रुक जाए। क्यों रुक जाए? जब तक ये वॉर खत्म नहीं होता तब तक वो रुकना नहीं चाहते। क्योंकि अगर आप इस वॉर को खत्म होगा ये पूरा वॉर, तो इससे दो आउटकम्स होंगे। पहला आउटकम तो ये होगा कि इसराइल के अंदर, मैं बहुत बार आपको ये रीजंस बता चुका हूं, कि इसराइल के अंदर में इलेक्शंस होंगे। जैसे ही ये वॉर रुकता है, इलेक्शन का टाइम होगा इसराइल के अंदर में, और इलेक्शंस में बेनी गांस की जो पॉपुलैरिटी है वो ज़बरदस्त तरीके से बढ़ी है। बेनी गांस जो कि इसराइल के पहले इसके पहले वाले टर्म में डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, अभी जो वॉर कैबिनेट है इसराइल की उसमें बहुत बड़ा रोल बेनी गांस प्ले कर रहे हैं। वो भी बहुत ऑफेंसिव लीडर हैं। तो ऐसा कोई लीडरशिप में अगर चेंज भी हो जाता है तो ऐसा कुछ नहीं है कि बेनी गांस जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे हमास की तरफ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेनी गांस तो बेंजामिन नेतन्याहू से भी ज़्यादा हार्ड एंड लीडर है। तो सिचुएशन वही सेम रहेगी, रिलेशंस वही सेम रहेंगे, बस लीडरशिप बदल जाएगी। तो इसराइल में बेंजामिन नेतन्याहू की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुई। दो चीज़ों को लेकर के और ज़्यादा डिक्रीज हुई। एक तो सुप्रीम कोर्ट की जो उन्होंने पावर छीनने की कोशिश करी, जुडिशियल एक्टिविज्म को जो उन्होंने दबाने की कोशिश करी, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अनपॉपुलर हुए वो। जजेस भी उनके खिलाफ हो गए, पूरी लॉबी उनके खिलाफ हो गई। उसके बाद हारेडी ज्यूज़ की जो पूरी लॉबी थी वो भी उनके खिलाफ हो गई। हारेडी ज्यूज़ बेसिकली ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ होते हैं जो कि सिर्फ अपने रिलीजन की पढ़ाई करते हैं, और उनको एग्जेम्पशन होता है कि भाई आपको आर्मी में नेसेसरी सर्विस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना पढ़ाई लिखाई करो। बट यहाँ पर क्या था कि इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने एक लॉ लाने की कोशिश करी और वो एग्जेम्पशन को हटाने की कोशिश करी, जिसकी वजह से हारेडी ज्यूज़ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए। अब
अब इसराइल में कई सारी पार्टीज हैं और कई सारी पार्टीज जो है वो मिला करके एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं। तो इसी कोलिशन गवर्नमेंट के पार्ट बेनी गांस भी हैं, वो मिला जुला करके सरकार बनाए हुए हैं इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के साथ। अब बेनी गांस की जब पॉपुलैरिटी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है वो चुनाव जीत जाएंगे बहुत आराम से और मेजोरिटी में आ जाएंगे, और इसलिए तब उनको प्राइम मिनिस्टर का पद बेंजामिन नेतन्याहू को छोड़ना पड़ जाएगा। तो ये पहला रीजन है कि बेंजामिन नेतन्याहू नहीं चाहते कि जब तक ये वॉर पूरी तरीके से खत्म नहीं होता है इसको बीच में नहीं रोका जाए सीज़फायर डील वगैरह करके। दूसरी चीज़ है कि अगर ये वॉर खत्म होता है और हमास की लीडरशिप इंटैक्ट रहती है, हमास का लीडर जिंदा रहता है, हमास एज एन ऑर्गेनाइजेशन पूरी जिंदा रहती है, तो ये एक तरीके से इजराइल की हार मानी जाएगी सिंपली, और बेंजामिन नेतन्याहू की हार मानी जाएगी, और फिर उसका इंपैक्ट सीधा सीधा इलेक्शंस पर पड़ेगा। लेकिन अगर वो हमास को पूरा वाइप ऑफ कर देते हैं राफा के अंदर से जहां पर वो छुपे हुए हैं, तो उनका ऐसा मानना है कि फिर लोगों के ऊपर काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा और उसको इजराइल की जीत मानी जाएगी। नेशनलिज्म की भावना में आकर के लोग बेंजामिन नेतन्याहू को जम करके वोट देंगे, और ऐसा होता भी है। अगर आप इंडिया के अंदर में देखोगे तो 1965 का वॉर हुआ था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, बट अगर उसके पहले आप देखोगे तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, क्योंकि हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी ख़राब थी उस टाइम पर, 62 हुआ था, पंडित नेहरू जो कि बहुत बड़े लीडरशिप जिनकी थी काफ़ी अच्छी, वो जा चुके थे और एकदम से लाल बहादुर शास्त्री जी के हाथों में सारी चीज़ें सौंप दी गई, तो बहुत एवरेज टर्म था उनका। लेकिन जैसे ही 65 का वॉर होता है और इंडिया उसमें जीतती है, तो आप समझो कि कांग्रेस की एक लहर चली गई पूरी इंडिया के अंदर में और कांग्रेस ने पूरी तरीके से चुनाव जीता। तो ये चीज़ होती है कि जब आप कोई कंट्री वॉर जीतती है तो लोगों के अंदर में नेशनलिज्म की भावना आती है, लोग एक्सेप्ट करते हैं कि लीडरशिप ने एक सम्मान दिलाया पूरी दुनिया में उनको। तो यही सम्मान एक्चुअल में बेंजामिन नेतन्याहू भी दिलाना चाहते हैं, वो हार करके नहीं जाना चाहते हैं, और इसीलिए वो एकदम अडिग हैं, वो नहीं चाहते कि वॉर किसी भी तरीके से रुके। इसीलिए भले ही सिग्नेटरी वो रिटेलिएट करते ईरान के ऊपर, लेकिन करते ज़रूर हैं। तो यही उनका स्टांस है। अभी हुआ क्या है, सिचुएशन जो है मैं आपको लास्ट वीक भी बताई थी कि राफा के अंदर में ये जो ग्रे एरियाज आपको दिख रहे हैं, ये सब क्या है, ये एक्चुअल में रिफ्यूजी कैंप्स हैं, और ये रिफ्यूजी कैंप्स पूरे आपको इस पूरे स्ट्रिप में दिखाई दे रहे हैं। ये खान यूनिस के पास एक रिफ्यूजी कैंप है, ये बिल्कुल ये रिफ्यूजी कैंप्स हैं, लेबनान के बॉर्डर के पास भी रिफ्यूजी कैंप्स हैं। अभी क्या हुआ कि इन सारे साइट्स पर ऑलरेडी अटैक्स हो चुके हैं, ये सारे साइट्स बिल्कुल ख़त्म किए जा चुके हैं। यहाँ पर अटैक हो चुका है, यहाँ पर अटैक हो चुका है। खान यूनिस का तो पूरा मतलब सिटी ही बर्बाद कर दिया गया है, ये तो पूरा सेंटर एरिया था, इसको पूरा बर्बाद कर दिया गया है। तो अब ये सारे एरियाज़ को जब बर्बाद कर दिया गया है, तो यहाँ पर जो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज़ थे, जो पैलेस्टीनियन सिविलियंस थे, जो यहाँ रह रहे थे, उन्होंने भाग करके यहाँ पर शरण ले लिया है, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता ही नहीं है ना। उनके पास क्या रास्ता है, ठीक, उनके पास एक रास्ता है कि वो या तो इजिप्ट में घुस जाएं भाग करके, क्योंकि यही बॉर्डर इंटैक्ट खुला भी है, यहीं से सारे गुड्स क्रॉसिंग भी हो रही है, जो ये राफा का क्रॉसिंग है, और यहीं से इजिप्ट के थ्रू गुड्स आ रहे हैं, तो यही एक बॉर्डर खुला भी है। तो या तो भाग करके आप इजिप्ट घुस जाओ, इजिप्ट अलाउ नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है, वो इलीगल इमिग्रेंट्स को कैसे अलाउ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि वो यहीं पर शरण लिए रहें, यहीं पर बचाए रहे खुद को। लेकिन अगर वो यहाँ पर शरण लेंगे और जब इसराइल अपना ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च किया, अभी उसने पूरा टैंक डिवीजन यहाँ पर लगा दिया है, और लगातार यहाँ पर एयर स्ट्राइक हो रही हैं पिछले 3 दिन से। अभी रिसेंटली जो न्यूज़ आई उसमें ये बताया गया कि जो इसराइल है उसने कम से कम 7 लोगों की डेथ हो गई, एक फैमिली के 7 लोग मारे गए जब टैंक से फायर किया गया एक बिल्डिंग के ऊपर, वो बिल्डिंग पूरी तरीके से धराशायी हो गई, उसमें 7 लोग मारे गए। फिर मैंने आपको एक और खबर दी थी कुछ दिनों पहले कि 19 लोगों की डेथ हुई। तो ऐसे डेथ रोज़ के लेवल पर हो रही है, रोज़ ये डेथ हो रही हैं, और ज़बरदस्त ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। तो कहना ये है यूएस का कि हमने तो इसराइल को समझाया कि आप कोई भी ग्राउंड ऑफेंसिव यहाँ पर लॉन्च राफा के अंदर में अभी मत करो जब तक ये पीस टॉक्स चल रहे हैं। अब जो पीस टॉक्स हैं वो एक्चुअली में रिज्यूम है, वो पीस टॉक्स अभी भी चल रहे हैं, वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुए, और उसमें मेजर रोल कौन प्ले कर रहा है, उसमें यूएस मेजर रोल प्ले कर रहा है। तो यूएस ने कहा है कि हमारा एक ग्रुप है जिसका नाम है स्ट्रैटेजिक कंसल्टेटिव ग्रुप फॉर्मेट, और इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं कि इजराइल से हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले में हमास को ख़त्म किया जाए, लेकिन सिविलियंस की कोई कैजुअलिटी ना हो। तो इसलिए इसराइल के पास एक बहुत बड़ा एक हमने इसराइल को ये टर्म दिया है कि हम आपको डिफेंस एम्यूनिशंस, ये जो हमारे पैकेजेस आप तक पहुंच रहे हैं, ये तभी पहुंचेंगे जब आप सिविलियंस का कोई रास्ता निकाल करके हमें बताओगे कि ये सिविलियंस जो फंसे हुए हैं पैलेस्टीनियंस, इनको कैसे सेव किया जाए और फिर हमास के ऊपर अटैक किया जाए। मतलब यूएस दोनों चीज़ चाहता है, वो चाहता है कि सिविलियंस भी बच जाएं और हमास की लीडरशिप ख़त्म भी हो जाए। तो ये यूएस करने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए उसने क्या किया है, अभी रिसेंटली उसने जो पैकेजेस हैं अपने बॉम्ब के,
उनको रोक दिया है इसराइल तक पहुंचने के लिए। और उसका कहना ये है कि इस पैकेज को इसलिए रोका गया है क्योंकि इसराइल जो है वो हो सकता है कि इस पैकेज को यूज़ करे राफा के अंदर में अपना ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च करने के लिए। तो ऑब्वियसली सबको आज दुनिया को पता है कि इसराइल अब पूरी तरीके से यूएस की पहुंच से बाहर हो चुका है, वो यूएस की कोई बात सीरियस लेता नहीं है। अभी आप देखो, जब जब तक ये पीस टॉक्स चल रहे थे तो डिसाइड शुरू में ये हुआ था कि जब तक पीस टॉक्स चलेंगे दोनों साइड, दोनों पार्टीज जो हैं वो एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमास ने अटैक किया और उसके बाद इसराइल तब से उसका रिटेलिएशन किए जा रहा है। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं वो यूएस के बिल्कुल कंट्रोल के बाहर हैं और यूएस उसमें कुछ बहुत ज़्यादा कर भी नहीं सकता है। इसलिए इसमें मेजर रोल जो है वो इजिप्ट और कतर को निभाना है। यूएस सिर्फ क्या कर सकता है, वो अपने पैकेजेस रोक सकता है, लेकिन वो पैकेजेस भी वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए रोक रहा है। अगर आप देखो तो $17 बिलियन का जो इन्होंने पैकेज था उसको इसराइल को आखिर दे ही दिया, तो वो इसराइल कहीं ना कहीं से तो यूज़ करेगा ही। डिफेंस इक्विपमेंट्स की कमी थोड़ी है दुनिया में, वो पैसे से कहीं से भी खरीद सकता है। तो इसीलिए इसराइल को बोला यह जा रहा है कि इसराइल पूरी तरीके से अभी एकदम से वो अपना ऑफेंसिव लॉन्च करने वाला है राफा के अंदर में, और वो हमास की लीडरशिप को टारगेट करके ख़त्म करना चाहता है। और इसराइल को फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ पर कितने पैलेस्टीनियन सिविलियंस की कैजुअलिटीज़ होती हैं, क्योंकि हर 24 घंटे में आप सुनने को मिल रहा है कि 10 पैलेस्टीनियन सिविलियंस की डेथ हुई, कभी 19 पैलेस्टीनियन सिविलियंस की डेथ हुई। सो ये चीज़ जो है वो अभी रिसेंटली चल रही है पूरे गाजा स्ट्रिप के अंदर में, जहाँ पर इसराइल पूरी तरीके से एयर स्ट्राइक कर रहा है राफा की सिटी को। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो, हमने अपना यूपीएससी सीएससी का अभी सबसे बड़ा इवेंट किया था जिसका नाम था मंजिल 2024, और इस इवेंट को हमने जो यूपीएससी 2023 के हमारे टॉपर्स थे, जो कि 300 से भी ज़्यादा टॉपर्स थे, उनके साथ मिल करके सेलिब्रेट किया उनकी सक्सेस को। इस इवेंट के अंदर में हमने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी थी। हमने ये अनाउंसमेंट करी थी कि जो हमारी कोर्स फीस है जो कि 75,000 है, उसको हम कम करके 24,999 की कर देंगे। आपको अगर इस प्राइस में बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन चाहिए तो आप अनअकैडमी के पास आइए। आपको सिंपली क्या करना है इस प्राइस में कोर्स लेने के लिए, जहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा आपके पास, वहां पर आप मंजिल 24 कैप्स में टाइप कर दीजिएगा, आपको ये कोर्स मिल जाएगा। अब इस कोर्स में आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, सबसे बड़ा सवाल। इस कोर्स में जो मैं आगे आपको बैचेस दिखाने वाला हूं, हर एक बच्चे के डैशबोर्ड पे ये सारे बैचेस उसके पास होंगे। वो जिस बैच से चाहे उस बैच से पढ़ सकता है, जिस टीचर से चाहे उस टीचर से पढ़ सकता है। हमारे पास सारे बेस्ट क्वालिटी एजुकेटर्स आपके सामने हैं। देखो, सबसे पहला बैच जो आपको मिलेगा वो तो आरंभ बैच मिलेगा, और ये इंग्लिश मीडियम में है। इसमें मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे फैकल्टीज आपको पढ़ा रही होंगी। अगर आप सिर्फ इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हो तो सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए हमारे पास है ट्रायम बैच, जिसमें सरमत सर, चेतन सर जैसी फैकल्टीज आपको पढ़ा रही होंगी। उसके बाद इसमें 1-to-1 मेंटोरशिप भी आपको मिलेगा। इसके बाद अगर आप सिर्फ हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हो तो हिंदी मीडियम के लिए हमारे पास लक्ष्य बैच है। लक्ष्य बैच में आपको अनुज सर और उसके साथ साथ आपके लिए मधुकर सर भी वहाँ पर होंगे। और अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट भी लेना चाहते हो तो हमारे पास वैरायटी ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, आप जो चाहो आप देख सकते हो। ये सारे कुछ कोर्सेस आपको सिर्फ 24,999 में आपके डैशबोर्ड पर मिलेंगे। तो ये ऑफ़र जो है वो हमने अभी आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक्सटेंड कर दिया है। पहले ये ऑफ़र 7 मई को ख़त्म हो रहा था, बट अब हमने इसको एक्सटेंड करके 11 मई तक कर दिया है। तो 11 मई तक का टाइम है आपके पास इस बैच को इस प्राइस में लेने का। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।